हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसका अध्ययन कर रहे थे अपन, जिसमें मैंने आपको टेबल और डायग्राम है वो बताया था। टेबल आपके सामने है, आपको खुद को भी ये डायग्राम बनाना है, ये ध्यान रखें। जब डायग्राम बनाओ तब नीचे तो ले लो परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ, जो कि टेबल में ये रही क्वांटिटी ऑफ लेबर, और वाई एक्स बराबर लेना है उत्पादन इस पर। और जब वाई एक्स बनाओ आप तब उसका नीचे का जो है जीरो से नीचे भी बनाना 5 -5 -10 तक, क्योंकि सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक भी हो रहा है। और उसके बाद आपको इसकी 3 अवस्थाएं 3 स्टेज है वो भी दिखानी है, स्टार्टिंग से लेकर के और चौथी इकाई तक। चौथी इकाई पर क्या खास बात है, जहाँ पर एमपी और एपी दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। देखो 10-10 यहाँ तक चलती है उत्पादन की प्रथम अवस्था। ये प्रथम अवस्था, ये देखो जब एमपी और एपी बराबर हो रहे हैं, इसके बाद डैश डैश लगा रखा है ना, ये हो गई प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद उत्पादन की जहाँ एपी एमपी बराबर होते हैं उसके बाद उत्पादन की सेकंड स्टेज, दूसरी अवस्था शुरू होती है। और वो ख़त्म कहाँ पर होती है, जहाँ पर एमपी 0 होता है। और जहाँ एमपी 0 होता है वहाँ टीपी क्या होता है, अधिकतम होता है। ये उत्पादन की दूसरी अवस्था है, ठीक है। डायग्राम में भी अपन दिखा रहे हैं कि जैसे इसमें एपी और एमपी घट रहा है, जहाँ ये ख़त्म हो रहा है एमपी, 0 हो रहा है एमपी, वहाँ पर अपन डैश डैश लगा रखा ऊपर तक, और यहाँ पर एपी क्या हो गया, अधिकतम हो गया। ये है सेकंड स्टेज, डायग्राम में आप देख रहे हो आप। और उसके बाद उत्पादन की थर्ड स्टेज शुरू होती है, कहाँ से, जहाँ पर एमपी 0 होता है उसके बाद उत्पादन की थर्ड स्टेज शुरू होती है, जिसमें एमपी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एमपी के 0 होने के बाद स्टार्ट होती है, एमपी क्या होता है, ऋणात्मक होता है बाद में। तो एमपी देखो जब 0 होने के बाद ये उत्पादन की इधर थर्ड स्टेज है, ऊपर देखो ये थर्ड स्टेज है, और इसमें एमपी है वो एक्स से नीचे चला गया। नीचे का मतलब क्या हो गया, माइनस वाले में चला गया, -10 तक यहाँ पर आ गया। तो ये उत्पादन की 3 अवस्थाएं हैं। अब तीनों अवस्थाओं की जो अपन को व्याख्या भी करनी पड़ेगी, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो तीनों जो अवस्थाएं हैं उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब एक बार पहले 6 नंबर का आ चुका है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर से पहले, कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाओं को समझाइए। तो प्रत्येक अवस्था थी वो 2 नंबर की थी, और इस प्रकार से। अब देखो प्रथम अवस्था क्या है, अब टेबल देखो और ये जो डायग्राम है वो देखो। प्रथम अवस्था क्या है, प्रथम अवस्था में एपी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, और टीपी है वो भी बढ़ रहा है। पहली अवस्था में तीनों बढ़ रहे हैं, तीनों बढ़ रहे हैं, परंतु जो टीपी है उसमें बढ़ने की दर है वो क्या, किस क्रम से है, बढ़ते क्रम से। कुल उत्पादन में बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है, कौन सी अवस्था में, प्रथम अवस्था में। इसलिए इसको बढ़ते प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। देखो कैसे, जैसे उत्पादन अपन ने 1 से 2, ये जो साधन की मात्रा, श्रम की मात्रा, वो 1 से 2 की, उत्पादन बढ़ गया 5 से 15, ये तो डबल हुआ, परंतु ये डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया ना, है ना। जितना लेबर बढ़ा है उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ गया। इसको अपन बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, प्रथम अवस्था। ये है अल्पकालीन उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है, जिसमें परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करने पर एपी व एमपी लगातार बढ़ते हैं। पहली अवस्था है जिसमें एपी और एमपी लगातार बढ़ते हैं, तथा टीपी में बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है, कुल उत्पादन में बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है। इस अवस्था के अंत में एमपी घटते हुए एपी के समान हो जाता है। जहाँ ये अवस्था एंड में जाती है, तो देखो एपी और एमपी और टीपी तीनों बढ़ रहे हैं शुरुआत में। जहाँ ये अवस्था एंड की तरफ जाती है वहाँ पर एमपी घटना स्टार्ट कर दिया, और घट करके कहाँ रुकेगा, जहाँ एपी अधिकतम है वहाँ आकर के जो एमपी वक्र है वो एपी को काटेगा, और यहाँ पर जो प्रथम अवस्था है वो रुक जाती है, ठीक है। अब एक खास बात और क्या है इसमें, देखो इस टीपी वक्र को देखो, पहले तो ये शेप है और फिर उसके बाद ये शेप है, मतलब पहले तो ये वाली शेप है, उसके बाद
ये वाली शेप है, ठीक है। ऊपर देखो ये वाली शेप है और पहले कौन सी शेप है, ये वाली शेप है। मतलब इस बिंदु से नीचे तो ये बढ़ते दर से बढ़ता है, बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है इस बिंदु से। टीपी कुल उत्पादन में इस बिंदु से पहले तो बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है और इस बिंदु के बाद में घटते क्रम से वृद्धि होती है। इस बिंदु पर क्या होता है, एमपी अधिकतम होता है। तो ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं मोड़ का बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होता है, मोड़ का बिंदु। यह उत्पादन का वो बिंदु होता है जिससे पहले टीपी में बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है तथा बाद में टीपी में घटते क्रम से वृद्धि होती है। इस बिंदु पर एमपी क्या होता है, अधिकतम होता है। इस बिंदु पर एमपी क्या हो, जो मोड़ का बिंदु ना उस पर यहाँ पर एमपी क्या हो गया, अधिकतम हो गया है, ये मोड़ का बिंदु। इसके बाद स्टार्ट होती है उत्पादन की सेकंड स्टेज, द्वितीय अवस्था। घटते इस अवस्था में क्या होता है, यहाँ एमपी और एपी बराबर हो गए। उसके बाद स्टार्ट होती है सेकंड स्टेज। इसमें एपी भी घट रहा है, एमपी भी घट रहा है, एपी घट रहा है, एमपी घट रहा है, बट टीपी बढ़ रहा है। टीपी बढ़ तो रहा है बट किस क्रम में, घटते क्रम में। दूसरी अवस्था में टीपी बढ़ता है परंतु किस क्रम से, घटते क्रम से। इसलिए इसको अपने बोलते हैं घटते प्रतिफल की अवस्था। क्या बोलेंगे, घटते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था। प्रथम अवस्था के बाद उत्पादन की द्वितीय अवस्था शुरू होती है जिसमें परिवर्तनशील साधन बढ़ाने पर एपी व एमपी लगातार घटते हैं। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन घटते हैं तथा टीपी में घटते क्रम से वृद्धि होती है। कुल उत्पादन में कैसे वृद्धि होती है, घटते क्रम से। यह अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ पर एमपी शून्य तथा टीपी अधिकतम होता है। जहाँ पर एमपी घटते घटते ये यहाँ पर शून्य हुआ, जहाँ अक्ष पर टच कर गया ना तो शून्य हुआ, वहाँ पर टीपी क्या हो गया, यहाँ पर अधिकतम। ये डैश डैश जो लगा रखा है, यहाँ पर उत्पादन की दूसरी अवस्था खत्म हो जाती है। अब दूसरी अवस्था इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक उत्पादक है वो उत्पादन की इस दूसरी अवस्था में ही उत्पादन करता है सदैव। दूसरी अवस्था में क्यों करता है, इसकी भी वजह है। देखो टेबल देखो, पहले बात करते हैं तीसरी अवस्था की। 7वां श्रमिक लगाया, उसको लगाने पर जो उत्पादन 45 हो रहा था वो 42, मतलब 7वें को लगाने से फायदा नहीं बल्कि 3 इकाइयों का नुकसान हो गया। देख रहे हो आप। 8वां श्रमिक लगाया, उत्पादन 42 से 32 हो गया, मतलब 8वें को लगाने से 10 इकाइयों का नुकसान होगा। तो क्या 7वें और 8वें को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सीधी सी बात है। उनकी वजह से फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उनको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादक को उत्पादन की तृतीय अवस्था में कभी उत्पादन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरी का कट। पहली अवस्था की बात करते हैं। प्रथम अवस्था में आप देख रहे हो, जब जो अपन लेबर को बढ़ा रहे हैं उसका सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है तथा कुल उत्पादन में बढ़ते क्रम से। देखो 0 से 5 की वृद्धि, फिर 10 की वृद्धि, फिर 15 की वृद्धि, तो कुल उत्पादन में बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है। और जब आप साधन बढ़ाते हो और उत्पादन में उससे ज़्यादा वृद्धि होती है तब आपको उस कंडीशन में उत्पादन कभी रोकना नहीं चाहिए। जब आपके द्वारा साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हो तो आप उत्पादन बढ़ाओगे या कम करोगे, उस कंडीशन में आप उत्पादन बढ़ाओगे। इसलिए उत्पादक पहली अवस्था में रुकता नहीं है, तीसरी में तो जाएगा नहीं और पहली में रुकेगा नहीं। इसलिए एक विवेकशील उत्पादक है वो सदैव उत्पादन की द्वितीय अवस्था में उत्पादन करता है। एक विवेकशील उत्पादक प्रथम अवस्था में, ये के की बजाय में है, प्रथम अवस्था में साधनों की कुशलता में वृद्धि होने की, क्योंकि पहली अवस्था में साधनों की कुशलता बढ़ती है तो वृद्धि होने के कारण उत्पादन
नहीं रोकता है। मतलब एक जो बुद्धिमान, विवेकशील का मतलब था बुद्धिमान जो उत्पादक होता है वो पहली अवस्था में साधन की कुशलता बढ़ती है, अतः उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है, अतः इसमें उत्पादन रोकता नहीं है। तथा तृतीय अवस्था में ऋणात्मक सीमांत उत्पादन के कारण उत्पादन नहीं करता है। तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया, इसलिए इसमें उत्पादन करता नहीं है। अतः वह उत्पादन की द्वितीय अवस्था में उत्पादन निर्धारित करता है। एक जो बुद्धिमान उत्पादक है वो सदैव उत्पादन की दूसरी अवस्था में उत्पादन करेगा। ठीक है, इसके बाद है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था क्या है? इसमें एमपी क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। देखो जीरो इसके बाद माइनस में चला गया। आप इसमें टेबल में भी देख सकते हो -3 -10। तो इसलिए माइनस में सीमांत उत्पादन होने के कारण इसको अपन बोलते हैं क्या? ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन अब स्टार्ट कहाँ से होगी? जब जहाँ पर एमपी शून्य हो जाएगा उसके बाद ये तृतीय अवस्था, उसके बाद अपन और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे ना लेबर। जब सीमांत उत्पादन, देखो लेबर बढ़ा रहे हैं, लेबर का सीमांत उत्पादन घट रहा है, तो घटते घटते जब लेबर का सीमांत उत्पादन छठी इकाई पर क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य होने के बाद यदि अपन लेबर और बढ़ाएंगे, परिवर्तनशील साधन और बढ़ाएंगे, तो उसका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा और ये जो अवस्था है उत्पादन की तृतीय अवस्था होती है। तो क्या है? परिवर्तनशील साधन का एमपी शून्य होने के बाद उत्पादन की तृतीय अवस्था शुरू होती है, जिसमें एमपी व एपी टीपी तीनों घटते हैं। जिसमें एमपी, ये देखो एमपी भी घट रहा है, एपी भी घट रहा है, एपी और टीपी भी घट रहा है, तीनों ही घटते हैं। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से अपने को ये तीनों अवस्थाएं हैं वो अपन को डिस्क्राइब करनी है विद डायग्राम। इसमें देखो छोटे छोटे क्वेश्चन तो कई बन जाते हैं और इसका बड़ा क्वेश्चन एक बनता है 6 नंबर का। पूरा पूरा जो नियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और केवल 12th में इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे फर्स्ट ईयर है उसमें भी ये सारा इम्पोर्टेंट होगा। सो इसको आप इग्नोर नहीं करोगे। अब इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हर नियम सिद्धांत की कुछ नियम मतलब मान्यताएं या शर्तें होती हैं, तो वैसे ही इस नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं, शर्तें हैं। पहली बात देखिए, यह है नियम अल्पकाल से संबंधित होता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कब काम करेगा? केवल अल्पकाल में काम करता है, क्योंकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में तो पैमाने के प्रतिफल काम करते हैं और मैंने आपको बताया था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में ही इस नियम का अध्ययन करते हैं। मतलब अल्पकालीन उत्पादन फलन का ही दूसरा नाम क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। दूसरी मान्यता है, इस नियम के अंतर्गत उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस जो नियम है उसमें अपन ने सभी साधनों में चेंज नहीं किया है, केवल कुछ साधनों में चेंज किया है। अपन ने तो सिर्फ श्रम में चेंज किया है, बाकी सबको क्या माना है? स्थिर माना है। परंतु अल्पकालीन उत्पादन फलन की मान्यता है ये कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं तथा कुछ साधन क्या रहते हैं? परिवर्तनशील रहते हैं। तीसरी है, परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयाँ समरूप होती है, यानी जिस लेबर को अपन बढ़ा रहे हैं वो प्रत्येक श्रमिक की कार्यक्षमता कुशलता क्या रहती है? एक जैसी होती है। चौथी मान्यता है, उत्पादन की तकनीक क्या रहती है? स्थिर रहती है, क्योंकि जो तकनीक है उसका भी उत्पादन पर असर पड़ता है। सो इस उत्पादन फलन के अंतर्गत टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं करते हैं। और पांचवी है, अल्पकाल में साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव होता है। अनुपात में कैसे? जैसे देखो अल्पकाल में यहाँ पर देखिए अपन किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं? लेबर की। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान के चलो कि जो साधन स्थिर हैं, जो साधन क्या है? स्थिर है, फिक्स मैंने कर लिया यहाँ पर F। माना कि उनके अपने 10 इकाइयाँ ली हैं, तो जो साधन स्थिर है उनके जो 10 इकाइयाँ नहीं तो वो 10 ही रहेंगी। भाई उनकी मात्रा में तो अपन चेंज कर ही नहीं सकते ना, तो क्या रहेंगी? 10 ही रहेंगी। तो अब देखो स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अनुपात देखो, 10:1, 10:2, 10:3, 10:4, लगातार क्या हो रहा है? अनुपात बदल रहा है।
तो ये अगली मान्यता क्या होगी कि अल्पकाल में साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव होता है। दीर्घकाल में अनुपात नहीं बदलता है, अल्पकाल में अनुपात बदलता है। इसलिए ही इस नियम का नाम क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्योंकि साधनों का जो अनुपात है, परस्पर अनुपात है स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का, वो बदलता है कंटिन्यू। इस वजह से इस नियम का नाम क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है। अब कुछ खास बातें हैं, वो कुछ खास बातें हैं मैंने जो आपको पहले बताई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था टीपी और एमपी में संबंध, ये भी अपन को यहाँ पर तैयार करना है। देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल में उत्पादक द्वारा निर्णय लेने में बहुत उपयोगी होता है। इस नियम में एक उत्पादक है, उसको निर्णय लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। यह नियम कुछ साधनों की स्थिरता व अविभाज्यता, कुछ साधन क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, और जो साधन स्थिर रहते हैं वो अविभाज्य भी होते हैं, तथा साधनों की परस्पर अपूर्ण स्थानापन्नता के कारण क्रियाशील होता है। अपूर्ण स्थानापन्नता का मतलब क्या होता है? देखो, अविभाज्यता का मतलब तो क्या हुआ कि जैसे एक मशीन है, उस पर 10 आदमी चाहिए काम करने के लिए, तो अपने पास 2 ही आदमी हैं, तो क्या अपन मशीन को काट कर अलग कर सकते हैं कि भाई 2 आदमी इस पर काम कर लो? ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं होने की वजह से इसको मशीन को क्या बोलेंगे? अपन अविभाज्य बोलेंगे, जिन साधनों को टुकड़ों में बांटना संभव नहीं है। अब श्रम को तो अपन बांट सकते हैं, एक श्रमिक, 2 श्रमिक, 5 श्रमिक, ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, बट एक बड़ी मशीन है, उसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। तो जो साधन स्थिर होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, और अविभाज्य होने के कारण उन पर ये नियम लागू होता है। क्योंकि अविभाज्य होने के कारण, देखो ये नियम लागू क्यों हुआ? क्योंकि जो साधन स्थिर है ना, वो एक बिंदु के बाद कम पड़ने लग जाते हैं। जैसे एक मशीन है, उस पर 5 आदमी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो अपन जब तक 5 आदमी लगाएंगे तब तक तो मशीन कम नहीं पड़ेगी, परंतु 6वां, 7वां, 8वां, 9वां आदमी लगाएंगे तब मशीन क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। और जहाँ मशीन कम पड़ेगी वहाँ पर ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्रियाशील हो जाएगा। सेम यही बात है कि ये बोला ना कि कुछ साधनों की स्थिरता व अविभाज्यता, जो साधन स्थिर हैं वो एक बिंदु के बाद क्या पड़ेंगे? कम पड़ेंगे, और कम पड़ेंगे तो ये नियम क्रियाशील होगा। और अगली बात बोलिए कि साधनों की परस्पर अपूर्ण स्थानापन्नता। स्थानापन्न का मतलब जानते हो ना? एक दूसरे के स्थान पर काम आना। अपूर्ण स्थानापन्न का मतलब क्या हुआ? देखो, मशीनें मनुष्य ने बनाई हैं, और मशीनें मनुष्य ने किस काम के लिए बनाई? जो काम मनुष्य खुद करता था उसी काम को करने के लिए मशीनें बनाई हैं। अब ये देखो इस चीज़ को कि देखो, जब मशीनें नहीं थी तब भी सारे काम तो होते थे। कौन करता था? मनुष्य। भाई कैलकुलेटर नहीं था तब गणना नहीं होती थी क्या? है कि नहीं? कंप्यूटर नहीं था तब हिसाब किताब नहीं होता था क्या? आप इस बात से, जब ये फैन बनाए हैं, कूलर बनाए हैं, जब ये फैन और कूलर नहीं थे तब हवा का काम कौन, हवा डालने का काम कौन करता था? मनुष्य खुद करता था। अपने हाथ के फैन नहीं है क्या? देखो आप आज जो कपड़े बनते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों से, तो जब मशीनें नहीं थी तब कपड़ा नहीं बनता था क्या? तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मशीनें मनुष्य ने अपने काम के लिए बनाई है। तो इसका मतलब जो काम मनुष्य करता था वही काम मशीनें कर रही हैं। इसका मतलब मनुष्य यानी श्रम और मशीनें क्या हो गई? स्थानापन्न हो गए। श्रम और मनुष्य क्या हो गए? स्थानापन्न हो गए। अब स्थानापन्न तो है परंतु पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, क्योंकि अगर पूर्ण स्थानापन्न होते तो फिर मशीन कम पड़ती ही नहीं। क्योंकि जहाँ मशीन कम पड़ेगी, पूर्ण स्थानापन्न का मतलब जानते हो कि भाई श्रम में और मशीन में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर मशीन कम पड़ेगी नहीं, क्योंकि जहाँ भी कम पड़े वहाँ मशीन की जगह पर अपन श्रम को लगा सकते हैं, क्योंकि अंतर तो है ही नहीं। तो इस वजह से चूँकि अंतर है, पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। कैसे है? अपूर्ण स्थानापन्न ही है, पूर्ण स्थानापन्न नहीं बल्कि अपूर्ण स्थानापन्न है। कौन? श्रम और मशीनें। इस वजह से मशीन कम पड़ेगी ही, और कम पड़ेगी तो फिर ये नियम क्रियाशील होगा। ठीक है, ये 2 कारण हो गए इस नियम के लागू होने के। पहला कारण है अल्पकाल में कुछ साधनों की स्थिरता व अविभाज्यता। दूसरा कारण है
साधनों की परस्पर अपूर्ण स्थानापन्नता, इन दो कारणों की वजह से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्रियाशील होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का। अब है टीपी व एमपी में संबंध। अपन पहले पढ़ चुके हैं, वापस पढ़, आप देख लो टीपी एमपी में। इसमें एपी को इग्नोर करो, सिर्फ एमपी और टीपी को देखो। जब शुरुआत में एमपी बढ़ रहा है यहाँ तक, फिर एमपी घट रहा है, यहाँ पर शून्य हो गया। अब इस शून्य से पहले एमपी क्या है, धनात्मक है, ये बढ़ता हुआ और ये घटता हुआ, परंतु है क्या, धनात्मक। जब तक एमपी धनात्मक है तब तक टीपी लगातार बढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया, जब सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है तो कुल उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है। ठीक है। अब सीमांत उत्पादन धनात्मक में 2 प्रकार का हो गया, एक तो बढ़ता हुआ फिर एक घटता हुआ। सीमांत उत्पादन धनात्मक के 2 तरीके से हो गया, एक तो बढ़ रहा है ना, शुरुआत में देखो 5, 10, 15 बढ़ रहा है, फिर 15 से 10, 5, 0 घट रहा है। मतलब इस धनात्मक में पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो 2 तरीके का हो गया। अब टीपी जब तक ये धनात्मक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब तक टीपी लगातार बढ़ेगा, परंतु बढ़ने की जो दर है, बढ़ने का जो क्रम है, वो इस पर डिपेंड करता है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर एमपी बढ़ रहा है तब तो टीपी में बढ़ते क्रम से वृद्धि होगी, और यदि एमपी घट रहा है तब टीपी में घटते क्रम से वृद्धि होगी। जब तक सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है तब तक कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। यदि सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो कुल उत्पादन में बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है, और यदि सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन में घटते क्रम से वृद्धि होती है। जब सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है तब कुल उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है। एमपी के बढ़ने पर टीपी में बढ़ते क्रम से वृद्धि तथा एमपी के घटने पर टीपी में घटते क्रम से वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट, जहाँ एमपी 0 होता है वहाँ टीपी अधिकतम होता है। जहाँ एमपी जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, इसे अधिकतम उत्पत्ति का बिंदु भी कहते हैं। और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तब कुल उत्पादन भी घटता है। जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हुआ तब कुल उत्पादन भी घटता है। जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तब कुल उत्पादन घटता है। ये 3 पॉइंट और साथ में अगर डायग्राम बना दो तो पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया है। डायग्राम को आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह डेटा का यूज करो, संख्याओं का यूज करके बनाओ, बस आपको उन डायग्राम्स की आकृति ध्यान में रहनी चाहिए कि कैसे बनते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन इतना ही करते हैं और बाकी का मैटर अपन कल करते हैं। ठीक है।